हाँ जी, अच्छा बातें बंद करो प्लीज अभी। चलो, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं हम। साइकोलॉजी में कौन सी थ्योरी चली हुई है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सिंपली, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यही है सिंपली। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसके द्वारा दी गई है ये थ्योरी? जीन प्याजे के द्वारा दी गई है। जीन प्याजे ने कब दी थी? 1936 में दी थी। जीन प्याजे कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं ये? एक स्विट्स साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, हाँ जी, एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। यही किया था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो जीन प्याजे हैं इन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है, जो एक नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है। क्या था? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बोलने का मतलब है कि जो आपका बाल मनोविज्ञान है उनके पिता के या उनके जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है ना। ये एक पॉइंट था। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी देन? विलियम वुंट। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? दैट इज विलियम वुंट। इसको याद कर लो, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये वन लाइनर्स जो हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? विलियम जेम्स। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? दैट इज विलियम जेम्स। ओके। उसके बाद हमने बात की थी कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी शब्द है इसका यूज किसने किया था? रुडोल्फ गोलकोय। किसने किया था साइकोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले? रुडोल्फ गोलकोय ने। कब किया था? 1590 में, 1590 ईस्वी में, सिंपली यही था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो जीन प्याजे हैं इनकी जो थ्योरी है उसको हमने स्टेजेस और जो उनके प्रोसेस है उसमें बांटा था, सिंपली, ठीक है। याद करके आए हैं थोड़ा थोड़ा स्टेजेस जो करवाई थी। चलो, स्टेजेस कौन कौन सी थी? फर्स्ट स्टेज का नाम बताइए प्लीज जल्दी। सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदीगात्मक अवस्था, है ना, या संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। एज कितनी थी? 0 to 2 years, मतलब 0 से लेके 2 साल तक का जो बच्चा है वो इस वाली स्टेज में रहता है, सिंपली। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी? सबसे पहले फर्स्ट वन इज सेंसेस आर टीचर्स। बोलने का मतलब है कि बच्चे जो हैं इस टाइम किससे सीखते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं? सेंसेस के थ्रू, ठीक है। रोना, हंसना, नाक, मुंह, उनका जो मतलब उसके थ्रू, जो सेंसेस के थ्रू है वो अपने जो भी एक्सप्रेशन, फीलिंग एक्सप्रेशन है उनको बाहर आपको शो करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका इमिटेटिव बिहेवियर, कि जब बच्चे आपके थोड़ा सा मतलब बड़े या थोड़ा सा समझ सकते हैं आप, एक आधे साल या 1.5 साल के होने लग जाते हैं तो उनका बिहेवियर कैसे हो जाता है? इमिटेटिव। बोलने का मतलब है बड़ों की नकल करना, सिंपली, ठीक है। नकल करते हैं बच्चे फिर बड़ों की। तो ये इमिटेटिव बिहेवियर भी कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? सेंसरी मोटर स्टेज की। थर्ड क्या था हमारे पास? रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस, इसमें क्या था?
सिंपली कि बच्चे आपको ऑब्वियसली बोल नहीं सकते अभी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको फिर वो शो कैसे करते हैं अपने इमोशंस, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू। जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका पलके झपकाना, उनका हंसना, ये सब चीजें क्या करती हैं, उनकी एक्सप्रेस करती है, उनके जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करती हैं सिंपली, ठीक है। और क्या था इसकी कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। व्हाट? ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि वस्तु को पहचानना। सिंपली इस टाइम पे बच्चे के आसपास जो टॉयज वगैरह या जो उनके जैसे मिल्क बोतल हो गई, जो चीजें मतलब उनके अराउंड हैं, उन चीजों को क्या करने लगते हैं, थोड़ा सा वो उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। 0 to 2 ईयर जो बच्चे हैं इसमें आएंगे। सेंसेस आर टीचर्स, इमिटेटिव बिहेवियर, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं ये सिंपली, ठीक है। बाकी आपने इसकी थ्योरी जो है थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ना चाहते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट इतना कर लेंगे तो इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी स्टेज, कौन सी थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली बात तो स्टेजेस के नाम याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, कौन से साल के बच्चे इसमें आते हैं? 2 to 7 ईयर्स, है ना, कि 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे सिंपली, क्योंकि उनकी थ्योरी है, उन्होंने ऐसा बोला है। देन आपका इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी प्री ऑपरेशनल में? ये है क्रूशियल, है ना, क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि भाषा के विकास के लिए थोड़ा ये क्रूशियल स्टेज रहते हैं, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में क्या कर रहा होता है, नए नए शब्दों को सीख रहा होता है। सिंपली अगर बात करें तो जो आपके जब बच्चा मतलब थोड़ा छोटा है तो उसके पास शब्द जो है, वोकैबुलरी जो है उसकी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, थोड़ी छोटी 200 करीब वर्ड्स रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, 7 ईयर्स तक पहुंचेगा, उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ती जाएगी और क्या रहेगा, उसके पास जो आपके शब्द हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर सही सीखे तो सही आएंगे, और वहां पे जो गलत प्रोनाउंसिएशन या फिर गलत शब्दों को सीखता है बच्चा, तो उसके पास वही जो भी है लैंग्वेज डेवलप होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये क्रूशियल स्टेज है किस चीज के लिए, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? लॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, राइट, इलॉजिकल थिंकिंग। क्यों? बच्चा जो है इस टाइम पे लॉजिक लगाने के मतलब उतनी एबिलिटी है नहीं उसके पास, तो इसीलिए बोला गया है कि इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक एक और क्या है कि बच्चे में इस टाइम पे इलॉजिकल थिंकिंग रहती है सिंपली, ठीक है। लॉजिकली आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि अभी वो आपको लॉजिक आंसर्स देगा किसी भी चीज के, ठीक है। सो इलॉजिकल थिंकिंग। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब अपलटावी, क्या मतलब रहेगा इसका? हाँ जी, बोलने का मतलब है बिल्कुल सही, कि जो बच्चे जिस टाइम पे 2 to 7 ईयर्स ओल्ड हैं, तो सिंपली उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वो इतना इजीली कर लेंगे, नहीं। अभी वो सीधी सीधी चीजें समझ पा रहे हैं। बोलने का मतलब है अगर आप उनको टेबल दे रहे हैं तो सीधा सीधा टेबल तो उनको पता है कि 2 4 8 होता है, लेकिन वहीं आपने 4 2 पूछा तो वहां पे वो क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं सिंपली, ठीक है। सो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, जो है अपलटावी उसमें अभी रहता है, मतलब इतना इजी नहीं है अभी उसके लिए ये चीजें, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्या था? ईगोसेंट्रिज्म, राइट। ईगोसेंट्रिज्म से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, हाँ, कि बच्चे में इस टाइम पे ईगो, अब वो वाला टीनेज वाला ईगो नहीं है इस टाइम। इस टाइम ईगो कौन सा है? ईगो बोलने का मतलब है बच्चे में अभी मैं ज्यादा है, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए मतलब सही है, या फिर मुझे करना है, सिंपली वो मैं वाला फैक्टर अभी ज्यादा है। तो बच्चे में इस टाइम पे ईगो सेंट्रिज्म रहता है, लेकिन कौन सा, कि मैं कर सकता हूँ, मैं खुद करूंगा सिंपली इस चीज के लिए, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट थे, की पॉइंट्स थे किसके, प्री ऑपरेशनल स्टेज के। और क्या था इसमें कि इस एज को और किस नाम से जाना जाता है? टो एज। दिस स्टेज इज also called as
टोए एज, प्री चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, कि इसको टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी बनता है टेक्स्ट में, मोस्टली ये देखने को मिलता है कि टॉय एज जो है कौन सी स्टेज को कहा जाता है। तो आंसर रहेगा किसको, सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे खिलौनों के साथ खेलते हैं, टॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं, इसीलिए इसको टॉय एज बोला गया, ठीक है। और प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आपको पता है, लेटर चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, अर्ली जो है, तो इस वाली स्टेज को प्री चाइल्डहुड एज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेज कौन सी थी हमारे पास, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हाँ जी, एज 7 to 11 ईयर्स। सिंपली जल्दी से करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे इसके। इसमें बच्चे की जो थिंकिंग है वो लॉजिकल रह जाएगी, बोलने का मतलब है अब थोड़ा सा यहाँ से ऊपर बड़ी एज में आ गया ना, थोड़ा और समझ आ गई, एबिलिटीज आ गई सिंपली, तो लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो गई। अब बच्चा जो है एबल है किस चीज के, लॉजिक लगाने के, सिंपली, ठीक है। सो लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स, बोलने का मतलब है कि बच्चे में इस टाइम पे जो रिवर्सिबिलिटी है अब थोड़ा उसमें डेवलपमेंट आना शुरू हो गई है, कि अब आप असेंडिंग डिसेंडिंग उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे सिंपली, ठीक है। देन क्या था नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ, आपका जो बच्चे हैं दो चीजों के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं, है ना। बोलने का मतलब है कि जो जैसे पहले क्या होता था, आप उनको अगर एक कॉइन दे रहे हैं, एक नोट दे रहे हैं, तो उनको कॉइन ज्यादा लगेंगे, बेशक क्वांटिटी सेम ही है ना। 10 रुपए के कॉइन दिए, 10 रुपए का नोट दिया, हमें पता है वैल्यू इक्वल है, लेकिन बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा बच्चा अब उस चीज को समझना शुरू कर देगा, क्योंकि लॉजिक लगाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, थोड़ा सा वो शेप साइज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया है। फिर आपका नेक्स्ट सीरिएशन, हाँ जी, कि बच्चा अब चीजों को सीरीज में लगाना सीख गया है, कि पहले क्या आएगा, देन क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, सिंपली, ठीक है। तो सीरिएशन भी आ जाती है। और क्या था, कंजर्वेशन, अविनाशिता जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट, कंजर्वेशन इसका क्या मीनिंग है, हाँ जी, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, क्वांटिटी, बच्चा क्या करने लग जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे उस चीज को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। बोलने का मतलब है कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वहां पे बच्चे को थोड़ा थोड़ा जो है मतलब हर चीज में एबिलिटी बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश भी करनी है कि एज के अकॉर्डिंग आपको अगर पॉइंट्स दिए हैं, कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट आ गया है, तो वहां आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि जब अगर 2 साल का बच्चा है तो ऑब्वियसली आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बुक्स पढ़ के दिखाएगा या वो लैंग्वेज सीख के दिखाएगा, तो उस हिसाब से भी स्टेजेस बनती हैं, आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ये कर लिया था आई थिंक, कंक्रीट ऑपरेशनल, है ना। फोर्थ था हमारे पास कौन सा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एज क्या रहती है, 11 to 15 और 18, यू कैन से 11 to 15 और 18, मतलब टीन एज काइंड ऑफ इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। चलो लिखेंगे, इसमें हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में याद करोगे इसके जो टाइटल्स है या जो स्टेजेस के नेम है, ज्यादा बेटर रहेगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में 2 से 3 नाम इक्वली आपको एक ही स्टेज के 2 से 3 नाम मिल सकते हैं, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है सिंपली। ठीक है, तो फर्स्ट ऐड करेंगे, आपने लिखना है in this age child develops abstract thinking. In this stage child develops abstract thinking. In this stage child develops abstract थिंकिंग। बोलने का मतलब है कि बच्चे यहाँ पे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। बोलने का मतलब है अब जो चीजें एग्जिस्ट नहीं भी करती है ना, बच्चे उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं, ऑपरेशंस करना शुरू कर देते हैं। पहले जो इससे पहले की स्टेजेस थी वहां पे उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं बच्चे सिर्फ उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे, उनके बारे में बात कर सकते थे। लेकिन इस स्टेज में आके, फॉर्मल ऑपरेशनल में आके बच्चे जो हैं कंक्रीट या फिर आप बोल सकते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा अब्स्ट्रैक्ट में पहुंच गए हैं कि जो चीजें एग्जिस्ट नहीं भी करती हैं उनके बारे में भी वो अब सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग कि बच्चे जो इस स्टेज में है वो डिडक्टिव रीजनिंग शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड मोस्टली साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। आई थिंक आपने जो भी जेबीटी बीएड की है उसमें भी ये चीजें बीच में सिलेबस में है। तो आप मुझे पहले ये बताए कि इंडक्टिव क्या होता है, पहले इंडक्टिव मेथड क्या होता है, क्योंकि जब स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में हम इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन आपने मुझे बताना है कि इंडक्टिव मेथड कौन सा है, क्या होता है इसमें? इजी टू कॉम्प्लेक्स, है ना। बोलने का मतलब है कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं ना, स्टडी में जब बच्चा आता है तो आप स्टार्टिंग में उनको टफ चीजें नहीं दे सकते। आपको क्या करना है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है पहले, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, इजी चीजें, जैसे अभी नया कोई भी सेमेस्टर जब स्कूल्स में शुरू होता है तो क्या पहले हम बीच के चैप्टर्स उठा के करवाते हैं? नहीं, क्या होता है, सिंपली पहले से शुरू करते हैं ताकि बच्चे में वो इजी से थोड़ा थोड़ा वो क्या करने लगे, डेवलप करने लगे। तो इजी टू कॉम्प्लेक्स है क्या? इंडक्टिव मेथड। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ डिडक्टिव की बात की है, तो अगर इंडक्टिव ये है तो डिडक्टिव कौन सा होगा फिर? कॉम्प्लेक्स टू इजी। ठीक है, सो अब बोलने का क्या मतलब है कि बच्चे इस स्टेज में आके ना, अब आपको जरूरत नहीं है कि आप पहले इजी ही उनको देंगे, है ना। अब वो इतने मतलब एबिलिटी उनमें आ चुकी है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स टू इजी भी चलेंगे ना, उनको थोड़ा टफ भी देंगे ना पहले, तो वो उसको अब क्या करने शुरू कर देंगे, सोल्व करना शुरू कर देंगे। जैसे पहले जब अगर हम मैथ सीखते हैं तो पहले बच्चों को फॉर्मूलाज धीरे धीरे जो मतलब जमा घटा यहाँ से शुरू होता है, फिर हम टफ पे आते हैं। लेकिन अब बच्चों में वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन चुकी है, अब आप डायरेक्ट उनको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने को देंगे तो वो अब सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना डिडक्टिव रीजनिंग किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? फॉर्मल ऑपरेशन की। किसकी है? फॉर्मल ऑपरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है हमारे पास एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। देखो ईगोसेंट्रिज्म पहले भी आया था, कौन सी स्टेज में आया था? सेकंड स्टेज में था, लेकिन वो वाला कौन सा था? सिंपली ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में आई वाला था कि मुझे करना है, मैं खुद कपड़े पहनूंगा, खुद खाना खाऊंगा, खुद पानी पीऊंगा, ये सब जिद रहती है। लेकिन यहाँ पे एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है जो किशोरावस्था, टीनेज वाला ईगोसेंट्रिज्म होता है। बोलने का मतलब है अब ये सिर्फ अपने लिए ये नहीं है कि मुझे ये काम करना है, अब ईगो है अपनी पहचान की। क्योंकि बच्चा अब यहाँ पे इस स्टेज में आके, टीनेज में स्पेशली क्या रहता है, बहुत मतलब आप एक बोल सकते हैं कि सेंसिटिव स्टेज है आइडेंटिफिकेशन को लेके, कि बच्चे को अपनी पहचान बनानी है। अब जो उनके पीयर ग्रुप्स होते हैं आइट साइड में, वहां पे भी क्या शुरू हो जाती है, पहचान बनाना शुरू हो जाते हैं। और हर कोई चाहता है कि हमारा जो मतलब जो भी हमारी आइडेंटिटी है वो क्या रहे, थोड़ा पॉपुलर रहे।
कोई भी ऐसे दब के नहीं रहना चाहता इसमें। तो ये वाला जो ईगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म है, मतलब ये कौन सी स्टेज में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में, जहां पे बच्चा अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव पार्ट भी है इसके लिए, आइडेंटिटी डेवलप कर रहा होता है। सिंपली यहाँ पे इसके आगे लिख लो कि बच्चा यहाँ पे आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना रहा होता है, ठीक है, आइडेंटिटी डेवलप कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट पे आएंगे। अगला क्या है हमारे पास कि ये वाली जो स्टेज है, एज ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल जो आपकी वर्डिंग आ रही है ना, ये सारे हमारे पास साइकोलॉजिकल वर्ड्स है। बोलने का मतलब है मेथड्स हैं जो हम टीचिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोला मैंने कि दिस स्टेज इज एज ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब इन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या डिफरेंस है? डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्ट करना। बोलने का मतलब है एक जगह देखो रहता है कि प्रॉब्लम एक है ना, उसका सॉल्यूशन भी एक ही है, प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन एक, लेकिन डाइवर्जेंट में क्या रहता है, प्रॉब्लम एक है लेकिन सॉल्यूशन अनेक। बोलने का मतलब है एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग सिंपली। तो बच्चा इस स्टेज में आके डाइवर्जेंट थिंकिंग करना डेवलप कर लेता है, शुरू कर देता है। बोलने का मतलब है अब वो नहीं है कि एक प्रॉब्लम है तो एक ही सॉल्यूशन है, एक प्रॉब्लम है तो बहुत सारे सॉल्यूशन है उसके, सिंपली, ठीक है। तो एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग, एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या क्या मतलब है कि बच्चा यहाँ पे अब क्रिएटिव चीजें करना शुरू कर देता है। क्रिएटिव क्या होता है बताएगा कोई कि साइकोलॉजिकल टर्म में क्रिएटिव थिंकिंग किसको बोलेंगे हम? काइंड ऑफ जहां पे सोर्स लिमिटेड है लेकिन उसके सॉल्यूशन ज्यादा है ना। कि क्रिएट करना क्या होता है कि कम से कम चीजों में नया से नया क्रिएट करना, है ना। तो उसी को बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, कि आपके पास जो चीज है आप उसको कैसे मतलब और ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं, और जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपके पास मतलब उसके सॉल्यूशन है, उनको और वैल्यूएबल कैसे बनाना है, किसी चीज को और वैल्यूएबल कैसे बनाना है, वो किसमें होता है, क्रिएटिव थिंकिंग में। और जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनके पास जो उनकी थिंकिंग है वो डिफरेंट लेवल की होती है, वो सिर्फ एक चीज पे नहीं अटक जाते हैं, सिंपली उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो और चीजें और मतलब नई चीजें लाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो इस स्टेज में आके बच्चे में कन्वर्जेंट भी है, बोलने का मतलब एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंट भी है कि ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और साथ में क्रिएटिव थिंकिंग भी है। क्लियर है? तो इस वाली स्टेज में ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक थोड़ा सा ना, अब ये स्टेजेस तो हो गई 4 स्टेजेस, कुछ कोट्स हैं किसके, जीन प्याजे के, वो लिखेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। प्याजे का कहना है, प्याजे का कहना है, प्याजे का कहना है कि बच्चे बच्चे खुद सीखते हैं, बच्चे खुद सीखते हैं, और उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कह के बुलाया है, और उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहकर बुलाया है। लिटिल साइंटिस्ट कहकर बुलाया है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या, 4 स्टेजेस। एक पॉइंट मैंने आपको ऐड करा दिया कि प्याजे ने लिटिल साइंटिस्ट किसको कहा है, तो सिंपली आंसर है बच्चों को कहा है, ठीक है, बच्चों को उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कह के बुलाया था। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगले हैं प्रोसेस, या फिर आप उसको बोल सकते हैं
कि प्याजे ने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे, ठीक है, 4 स्टेजेस और 3 कॉन्सेप्ट्स। कर दूं ये क्लियर? चार स्टेजेस और 3 कॉन्सेप्ट्स या कंपोनेंट। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से थे? कल भी लिखवाए थे मैंने आपको। फर्स्ट वन इज स्कीमा, सेकंड अडेप्टेशन। सबसे पहले अडेप्टेशन लिखते हैं क्योंकि वो दोनों पार्ट अडेप्टेशन के हैं, ठीक है, अडेप्टेशन। और थर्ड क्या था? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स दिए गए थे किसके द्वारा? जीन प्याजे के द्वारा ही। 4 स्टेजेस और 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहले अब बात करेंगे कि ये स्कीमा क्या है, इन्होंने क्या बात की है स्कीमा की, या फिर अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि जो स्कीमाज हैं ये क्या काम करते हैं सिंपली। ठीक है, छोटी सी एक लाइन लिखेंगे फिर मैं आपको समझाती हूँ। लिखेंगे ए स्कीमा इज अ सिस्टमैटिक पैटर्न। A schema is a systematic pattern of thought or behavior. A schema is a systematic pattern of a thought and behavior. Thought and behavior. ठीक है, बोलने का मतलब क्या है? क्या बोला इसने कि ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। किस चीज का? हमारे थॉट्स जो हैं और जो हमारा बिहेवियर है, इसको काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि मतलब ये एक टिश्यू फॉर्म में होते हैं और जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, कि माइंड में ये हमारी जो मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज, सेट करने का काम करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, एक सिस्टमैटिक पैटर्न बनाते हैं उसका। ठीक है, सो इसको बोलते हैं स्कीमा। हिंदी में भी सेम ही लिखेंगे, स्कीमा ही बोलते हैं। ठीक है, स्कीमा। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग इनका काम क्या है? एक सिस्टमैटिक पैटर्न बनाना है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बोलने का मतलब है कि ये जो अडेप्टेशन है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोला गया है इसको हिंदी में? कल लिखवाया था मैंने आपको, अनुकूलन। अनुकूलन हिंदी में क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन को अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अकॉर्डिंग, मतलब अडेप्ट करना। जैसे होता है ना, जब आप नई सिचुएशंस में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? अपने एनवायरनमेंट से या जो भी आपके सराउंडिंग है वो कुछ ना कुछ मतलब अडेप्टेशन रहती है। ठीक है, आपको वहां पे बैलेंस भी करना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये जो अडेप्टेशन है ये भी इन्होंने अपने कंपोनेंट में शामिल किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अडेप्टेशन में 2 चीजें हमें क्या हुआ कुछ बंद हो गया? अच्छा, अडेप्टेशन में अनुकूलन बोलने का मतलब है जब आप सोशली रह रहे हैं तो आपको अडेप्ट भी करना है। ठीक है, फिर आपको मतलब एसिमिलेशन भी है, उसके अंदर एकोमोडेशन भी करना पड़ता है। तो अडेप्टेशन के 2 पार्ट्स थे, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अडेप्टेशन, इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन 2 चीजें आती हैं। एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसात्करण और एकोमोडेशन को समायोजन। एसिमिलेशन को आत्मसात्करण और एकोमोडेशन को समायोजन। अडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सबसे पहले देखेंगे अडेप्टेशन क्या है। थोड़ा सा लिखो ताकि जब आप वापस पढ़ोगे तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि ये चीजें क्या थी। Adaptation is a process. Adaptation is a process of getting. Adaptation is a process of getting familiarized
familiarized with the world, मतलब दुनिया के साथ फैमिलियर होने का एक जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं क्या, अडेप्टेशन, उनके अनुकूल होना, सिंपली उनके अनुसार ढलना, ठीक है। नेक्स्ट एसिमिलेशन में आएंगे। अब अडेप्टेशन के अंदर ही हमें दो चीजें करनी पड़ती है, दैट इज एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या है, जल्दी से लिखेंगे। दिस मीन्स absorbing something, this means absorbing something into the present schemas, absorbing something into the present schemas, absorbing something into the schemas। इसका क्या मतलब है कि एसिमिलेशन क्या है, जब हमारे पास कोई न्यू इंफॉर्मेशन आई तो उस न्यू इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना है। जब हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, आत्मसात कर रहे हैं, बोलने का मतलब है एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को। और एकोमोडेशन क्या होता है, यहाँ पे न्यू चीजें आई, न्यू इंफॉर्मेशन आई, प्लस द वे ऑफ योर थिंकिंग, बोलने का मतलब है हमारे पास न्यू इंफॉर्मेशन भी आई है, पुरानी भी है, और उसके अकॉर्डिंग आपका नजरिया कैसे बदला है, आपके बिहेवियर में, आपकी थिंकिंग में क्या चेंज आई है, वो आपकी कहलाती है क्या, एकोमोडेशन। लिखेंगे एक लाइन जल्दी से इसमें भी। दिस मीन्स चेंजिंग द वेज ऑफ थिंकिंग, दिस मीन्स changing the ways of thinking, changing the ways of thinking and actions for managing objects, and actions for managing objects। ठीक है, कि यहाँ पे एब्जॉर्ब किया आपने कुछ, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई। अब एकोमोडेशन ने क्या किया, जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है प्लस उस इंफॉर्मेशन ने मिलके आपके वे ऑफ थिंकिंग को कैसे चेंज किया है, सिंपली, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, समायोजन। कि एक चीज होता है एक्सेप्ट करना और दूसरी चीज होता है कि सच में आपने उस चीज को कर लिया, मतलब आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज की आपने, मतलब चलो कोई चीज एक्सेप्ट की, लेकिन क्या उससे आपके बिहेवियर में चेंज आया या नहीं आया, अगर आया तो वो कहलाता है समायोजन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है इक्विलिब्रेशन। इसमें लिखेंगे it takes place when a child, it takes place when a child's schemas can deal successfully, when a child's schemas can deal successfully with the present information, with the present information given through assimilation, given through assimilation। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रेशन है, संतुलन बोलते हैं हिंदी में इसको, इसका क्या काम रहता है, ये जो भी न्यू इंफॉर्मेशन आई है ना एसिमिलेशन के थ्रू, एकोमोडेशन में, इन दोनों के बीच में क्या काम करता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएगा, उसी को कहते हैं संतुलन, सिंपली, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट्स दिए हैं किसने, जीन पियाजे ने, ध्यान रहेगा ये, ठीक है। 4 स्टेजेस, 3 कंपोनेंट्स, और जो भी जीन पियाजे के बारे में बताया गया है आपने उसका भी ध्यान रखना है। बाकी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। जितने भी बनते हैं, मतलब चाहे वो वन लाइनर्स हो, चाहे वो आपसे थ्रू जैसे आपके जो पेडागोजिकल फॉर्म में पूछे जाते हैं वैसे हो, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलो, आ गया समझ में, या कोई क्वेश्चंस हैं किसी के पास? 4 स्टेजेस क्लियर है और 3 आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पढ़ के आना, इसको थोड़ा सा पढ़ना है ताकि पता भी चले कि इसमें क्या क्या है, ठीक है।